हेलो स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार। जैसे कि देखिए, क्लास 12th के अंदर पी ब्लॉक पढ़ा रहे हैं और पी ब्लॉक के अंदर हमने वर्ग 16 में आपके सारे टॉपिक ख़त्म कर लिए लगभग। कल इससे पहले हमने सल्फर डाइऑक्साइड पढ़ा था। उसके बाद सल्फर ऑक्सी अम्ल भी होते हैं, उनकी संरचना आती हैं, तो उनको भी आप देख लोगे। सल्फ्यूरिक अम्ल की संरचना, सल्फ्यूरिक अम्ल की संरचना, सल्फ्यूरस अम्ल की संरचना। इसके बाद देखिए हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि। तो देखिए, इस विधि से संपर्क या स्पर्श प्रक्रम विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि का सचित्र वर्णन देखेंगे। तो देखेंगे ये किस प्रकार इस विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया जाता है। तो इस विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल आपका 3 चरणों में प्राप्त होता है। कैसे, देखिए कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर पहली बात कि सल्फर डाइऑक्साइड को O2 की क्रिया कराते हैं P2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में। कितने 400 डिग्री सेल्सियस पर। तो SO3 प्राप्त होता है। क्या होता है? SO3 प्राप्त होता है। प्राप्त SO3 का क्या करते हैं हम, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करा देते हैं। तो आपका क्या प्राप्त हो जाता है? H2O7। इसे बोलते हैं हम सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या कहते हैं? ओलियम। तो देखिए, हमने सबसे पहले क्या किया, SO2 की क्रिया O2 से कराई, P2 उत्प्रेरक की उपस्थिति 400 डिग्री सेल्सियस होता है, SO3 होना। SO3 आपका H2SO4 से क्रिया करता है। तो देखिए H2 ये S इससे जोड़ के H2, ये O इससे जुड़ जाएंगे। तो बट क्या बनाना है, H2SO4 का सूत्र ये होता है O7, जिसे ओलियम कहते हैं। अब ओलियम क्या करेगा आपका, ओलियम आपका H2O7 जल के संपर्क में आएगा और H2SO4 बना लेता है। कौन? ओलियम क्या करता है, जल के संपर्क में आके। तो देखिए यहाँ से एक H2S और O4 एक, और दूसरा H2S और 3 और 1 4, तो 2 H2SO4 बनेंगे। तो इस प्रकार ये 3 चरणों में आपको H2SO4 प्राप्त हो जाता है। क्या किया आपने, सबसे पहले क्या किया, SO2 को O2 P2 उत्प्रेरक उपस्थिति। अब देखिए, ये महंगा होने के कारण इसमें ज्यादातर इस वाले उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। इस प्रकार भी कह सकते हो कि B2O5 की उपस्थिति में कराई जाती है, तो SO3 बनता है। प्राप्त SO3 का क्या करने पर, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करने पर सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, जिसे ओलियम कहते हैं। इसका क्या करते हैं, पुनः जलापौटन करने पर सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो ये तो आपका इस विधि का लिए ये था। तो इसको आप देखेंगे कि इसका सचित्र वर्णन किस प्रकार होता है। तो देखेंगे, इसको आप सिद्धांत डाल के लिखेंगे कि इसमें आप क्या डालोगे, सिद्धांत डालोगे। इसका सिद्धांत होता है, उसके बाद इसकी विधि का सचित्र वर्णन देखोगे। तो देखिए सचित्र वर्णन, तो देखिए सिद्धांत में ये सारे तीनों पॉइंट लिख दोगे। अब देखिए सचित्र वर्णन किस प्रकार होता है। देखिए ये मैंने आपका चित्र पहले ही आपको रेडी कर दिया समय बचाने के लिए। तो देखिए हम इसमें बताएंगे आपको एक एक बात को ध्यानपूर्वक समझना है। ये देखिए सबसे पहले इसके अंदर होता है फायराइटर बर्नर। क्या होता है? फायराइटर बर्नर। और इसमें क्या करते हैं हम, SO2 और एयर की उपस्थिति में क्या करते हैं, जलाते हैं। तो यहाँ पर SO2 को जलाते हैं, फिर क्या करते हैं, जो SO2 का जो गैसीय मिश्रण है इसको ऊपर से निकालते हैं और नीचे से धूल कच्चों में प्रवाहित करते हैं। कहाँ से? ऊपर से निकालते हैं, नीचे से धूल कच्चों में प्रवाहित करते हैं। तो क्या होता है, और इसमें ऊपर से भाप का प्रवाह करते हैं। कब? जब इसमें क्या होती हैं, धूल की अशुद्धियां होती हैं तब। तो इसमें जो धूल की अशुद्धियां वो नीचे बैठ जाती हैं, फिर इसे ऊपर से शीतकारक कक्ष में क्या करते हैं, हम ठंडा करते हैं। तो शीतकारक कक्ष में ठंडी होकर क्या नीचे से दावन कक्ष में या दावन टावर में प्रवाहित कर देते हैं और ऊपर से जल गिराते हैं। तो इसमें जो अगणनीय अशुद्धियां होती हैं
वो इसके नीचे बैठ जाती है और नीचे से अलग हो जाती हैं। फिर क्या करते हैं हम इसका कि ऊपर से इस गैसीय मिश्रण को शुष्क कक्ष में भेजते हैं, नीचे ऊपर से इस गैसीय मिश्रण को नीचे शुष्क कक्ष में भेजते हैं और इसमें ऊपर से शांत सल्फ्यूरिक अम्ल गिराते हैं, जिससे क्या होता है इसमें जो नमी की अशुद्धियां होती हैं उनको सल्फ्यूरिक अम्ल अवशोषित कर लेता है, जिसे क्या जो अशुद्धियां होती हैं उनको नीचे से अलग कर देते हैं और फिर इस गैसीय मिश्रण को ऊपर से भेजते हैं, ऊपर से निकालते हैं और नीचे से शोधक कक्ष में भेजते हैं। तो ऊपर से निकाला नीचे से शोधक कक्ष में भेजा, जिसमें फेरिक हाइड्रोक्साइड रखा हुआ होता है, जो इसमें उपस्थित आर्सेनिक की अशुद्धियों को अलग कर देता है। फिर क्या करते हैं कि जो आपका गैसीय मिश्रण आ रहा है SO2 उसका परीक्षण करते हैं कि कहीं इसके अंदर कोई अशुद्धियां तो नहीं बची, तो परीक्षण बॉक्स में परीक्षण करके ऊपर से परिवर्तक कक्ष में भेजते हैं और जिसमें प्लेटिनम SO के इलेक्ट्रॉन रखे हुए होते हैं, लगे हुए होते हैं। यहाँ पर क्या है आपकी SO2 O2 से संयोग करती है और SO3 बना लेती है। क्या बना लेती है? SO3 बना लेती है। प्राप्त SO3 को क्या करते हैं हम नीचे से क्या है अवशोषण कक्ष में भेज देते हैं और ऊपर से सल्फ्यूरिक अम्ल गिराते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि आपका ओलियम बनता है। क्या बनता है? ओलियम बनता है और जिसको एक नली की सहायता से बाहर टैंक में अलग कर लेते हैं और उतना ही जल बनाकर इसको क्या कर देते हैं हम सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित कर लेते हैं और जो वेस्टेज होती है वो ऊपर से आउट हो जाती है। तो इतनी आपको समझ में आया होगा। तो देखिए एक बार मैं पुनः इसको बोलूँगा। क्या बताया मैंने कि सबसे पहले एक पायराइटर बर्नर लेकर SO2 को एयर की उपस्थिति में जलाते हैं और इस गैसीय मिश्रण में जब धूल की अशुद्धियां होती हैं तो इसे धूल कक्ष में नीचे से भेज देते हैं और ऊपर से भाप का प्रवाह करते हैं, जिससे धूल की अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं और शेष गैसीय मिश्रण को शीतकाल कक्ष में ठंडा करके दावन टावन में भेजते हैं। जब इसमें अगलनीय अशुद्धियां होती हैं तो ऊपर से जल गिराते हैं और ये अगलनीय अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं जो अलग हो जाती हैं। फिर इस गैसीय मिश्रण को ऊपर से निकालते हैं और नीचे से शुष्कन कक्ष में भेजते हैं। शुष्कन कक्ष में भेजने के बाद इसमें नमी की अशुद्धियां होती हैं तो इसलिए इसमें शानदार सल्फ्यूरिक अम्ल ऊपर से गिराते हैं तो ये नमी की अशुद्धियों को अवशोषित कर लेता है और ये अलग हो जाती हैं। इस प्रकार क्या करते हैं इसे ऊपर से निकालकर नीचे शोधक कक्ष में भेजते हैं, जिसमें क्या होता है फेरिक हाइड्रोक्साइड रखा हुआ होता है और ये इसमें उपस्थित नमी के आर्सेनिक की अशुद्धियों को अलग कर लेता है। फिर इसे ऊपर से निकालकर नीचे से परीक्षण बॉक्स में भेजते हैं और यहाँ पर इसका परीक्षण किया जाता है। उसके बाद इसे ऊपर से परिवर्तक कक्ष में भेज देते हैं, जिसमें PtSO के इलेक्ट्रॉन लगे हुए होते हैं। इस प्रकार यहाँ पे SO2 O2 से संयोग करके SO3 बना देती है, जिसे नीचे से अवशोषण का टावर में भेजते हैं और ऊपर से शानदार सल्फ्यूरिक अम्ल गिराते हैं। तो यहाँ से ओडियम बन जाता है, जिसे हम क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं और एक टैंक में इकट्ठा कर लेते हैं। वेस्ट गैस ऊपर से हो जाती है और उतना ही पानी मिला देते हैं, जिससे सल्फ्यूरिक अम्ल आपको प्राप्त हो जाता है। तो ये इसका था संक्षिप्त वर्णन और ये था इसका सिद्धांत। तो ये रिएक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसका सिद्धांत दिया जाता है, यदि संक्षिप्त वर्णन भी आया तो भी ये रिएक्शन देना आपका जरूरी रहता है। अब देखेंगे इसके भौतिक गुण देखेंगे, उसके बाद रासायनिक गुण, उसके बाद उपयोग। तो देखिए इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। नंबर 1 क्या होता है भौतिक गुण कि ये जो है रंगहीन, कैसा होता है रंगहीन तेल जैसा गाढ़ा द्रव होता है, तेल जैसा गाढ़ा द्रव होता है। नंबर 2 कि यह जो है नमी की उपस्थिति में आने पर क्या देता है धूम देता है, मतलब धुआं उत्पन्न करता है। कौन? सल्फ्यूरिक अम्ल। नंबर 3 देखिए क्या होता है कि इसका जो है ये जल में पूर्णतः मिश्रित होता है और पूर्णतः मिश्रित होने के कारण यदि इसको जल के साथ एक साथ इसको जल में मिलाया जाता है तो ये विस्फोट उत्पन्न करता है, अर्थात धुआं उत्पन्न करता है। तो ये इसके भौतिक गुण हो गए। क्या? यह रंगीन तेल जैसा गाढ़ा द्रव होता है, यह जल में धूम देता है और क्या बोला मैंने यह जल में पूर्ण रूप से मिश्रित होता है, इसलिए इसको जल में एक साथ मिलाने पर यह विस्फोट की तरह व्यवहार करता है। इसके बाद देखेंगे इसके रासायनिक गुण। तो देखिए रासायनिक गुण देखेंगे। नंबर 1 देखेंगे इसका, देखिए वियोजन। क्या देखेंगे? वियोजन। क्या आपका जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वियोजित होकर क्या देता है? H2 देता है और SO3 देता है। तो नंबर पहला पॉइंट होगा वियोजन।
नंबर दूसरा पॉइंट दे गए हैं आयरन। तो देखिए आपका सल्फ्यूरिक अम्ल जलीय विलयन में आयनित होकर दो चरणों में आयनित होता है। नंबर एक देखिए कि आपका जो H2SO4 है वो जल में आयनित होगा तो किस प्रकार आयनित होता है कि ये H इससे संयोग कर लेती है तो हाइड्रोनियम आयन बना लेता है और यहाँ से HSO5 प्राप्त हो जाती है। क्या बना लेता है? हाइड्रोनियम आयन बना लेता है और यहाँ से H2SO4 प्राप्त हो जाता है HSO4। पर पुनः क्या होता है कि HSO4 पुनः जल से संयोग करता है और फिर पुनः हाइड्रोनियम आयन बना लेता है और SO4 में परिवर्तित हो जाता है माइनस के 2 चार्ज। तो इस प्रकार ये दो चरणों में आयनित होता है H2SO4। पहला जल के संपर्क में जलीय विलयन में आयनन के कारण ये होता है। अब देखें नंबर 3 देखेंगे इसका, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 देखें इसकी अम्लीय प्रकृति। कौन सी प्रकृति? अम्लीय प्रकृति। तो देखिए ये अम्लीय प्रकृति आपकी दो प्रकार से व्यक्त करता है। नंबर 1 देखिए क्या होता है कि ये जो है हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में आयनित तो हो जाता है। तो ये क्या हो गई? इसकी अम्लीय प्रकृति हो गई। हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में आयनित तो हो जाता है, हाइड्रोजन आयन दे रहा है तो अम्लीय प्रकृति हो गई। नंबर 2, ये किसी क्षार से क्रिया कर ले। क्या कर ले? किसी क्षार से क्रिया कर ले तो लवण और जल बनाता है। जैसे मैं इसकी क्रिया कराऊं H2SO4 से तो NaOH क्रिया करेगा इससे, मान लो तो क्या बनाएगा? Na2SO4 प्लस के H2O। 2 Na आगे 2 लगाइए, 2 आगे 2 लगाइए, 2 दूनी 4H, 2 और 2 4H, 1 SO4 1 SO4। तो इस प्रकार ये क्या होगी? इसकी अम्लीय प्रकृति हो गई। तो यहाँ से ये लवण और जल दे रहा है तो ये इस प्रकार ये इसकी अम्लीय प्रकृति हो गई। नंबर 4 देखें इसका, देखिए निर्जलीकरण। क्या देखें? निर्जलीकरण। तो निर्जलीकरण का मतलब होता है कि जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है वो कार्बनिक पदार्थों में से नमी को अवशोषित करके उन्हें क्या कर देता है? नमी को अवशोषित कर लेता है, उनकी नमी को अवशोषित कर लेता है, इसलिए वह क्या होते हैं? काले पड़ जाते हैं। तो देखिए जैसे कि हम देखेंगे कि नंबर 1 इसके अंदर कि आपका जो है C12H22O11 क्या होती है? सुक्रोज। C12H22O11 सुक्रोज H2SO4 की उपस्थिति में क्या H2SO4 इसकी नमी को अवशोषित कर लेगा तो 11 दूनी 22, मतलब 11 H2O अलग हो जाएंगे और कार्बन क्या है? अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार ये इसकी नमी को अवशोषित कर लेता है। इसमें मैं दूसरा पॉइंट बात करूं कि C2H5OH एथिल अल्कोहल, ये भी आपका H2SO4 की उपस्थिति में क्या करता है? OH इसके एक H से संयोग करके H2O में आउट हो जाता है और यहाँ से आपको C2H4 प्राप्त होता है। क्या? एथीन। तो ये होगा इसके निर्जलीकरण गुण। और भी देख सकते हैं इसके अंदर हम, जैसे मैं बात करूं इसका निर्जलीकरण में तीसरा पॉइंट क्या आपका जो ऑक्जिलेट CH2 क्या होता है? H2C2O4 मतलब C2H2C2O4 ये होता है आपका ऑक्जिलेट अम्ल। ये क्या करता है? ये भी इसकी नमी को अवशोषित कर लेता है। तो यहाँ से देखिए आपको क्या प्राप्त होता है कि इसकी संरचना जो होती है वो क्या होती है? COOH, सिंगल बॉन्ड COOH। तो यहाँ से एक H इससे H2SO4 की उपस्थिति में क्या होती है? जल के रूप में आउट हो जाती है। यहाँ से CO आउट हो जाता है और क्या है? CO2 आउट हो जाता है। तो इस प्रकार ये क्या करता है कि नमी की अशुद्धियों को अवशोषित कर लेता है और जो भी कार्बनिक पदार्थ है वो काले पड़ जाते हैं। इसलिए चीनी में यदि मैं सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दूं तो वह काली पड़ जाएगी। क्यों पड़ जाती है? क्वेश्चन इस प्रकार भी बन जाता है। तो इसलिए पड़ जाती है क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल उसकी नमी को अवशोषित कर लेता है। अब देखिए नंबर 5 पॉइंट देखेंगे कि जैसे मैं बात करूं कि इसकी क्रिया H2SO4 से कराइए। तो जैसा कि देखिए हमने पढ़ा
सल्फर उसमें पढ़ा, किसमें देखा, सल्फर डाइऑक्साइड में क्या होता है, ये एक लवण बनाता है CuSO4, और क्या देता है SO2 देता है, और क्या देता है H2O देता है। इसको आप बैलेंस करोगे 1S 1S 2S 2 दूनी 4S 2 दूनी 4H 2 2 4 4 दूनी 8 1 Cu 1 Cu। तो देखिए इस प्रकार आपकी जो भी कम क्रियाशील धातु होती हैं उनके साथ किसी की भी क्रिया करो तो एक लवण बनता है उसका। तो देखिए क्या होता है, ये किस प्रकार बनता है ये आपको देखिए हमने पहले ही बताया कि H2SO4 को आप क्या करोगे, गर्म करोगे तो क्या देता है H2O देता है, SO2 देता है और एक नवजात ऑक्सीजन देता है। क्या देता है, एक नवजात ऑक्सीजन देता है। अब ये एक नवजात ऑक्सीजन Cu से क्रिया करेगा तो देखिए क्या बनाएगा, CuO बनाएगा। अब CuO किससे क्रिया कर लेगा आपका H2SO4 से। तो इस प्रकार यहां से Cu तो SO4 से क्रिया करके CuSO4 बना लेता है और ये इससे क्रिया करके क्या बना लेता है, O से H2। इस प्रकार आप यहां से इधर से उधर जो मिल रहा है उसको काट देते हो तो क्या बचता है, देखिए Cu एक H2 पर एक तो 2 H2SO4, एक और एक 2 H2O एक SO2 और एक क्या है CuSO4। तो इस प्रकार ये क्रिया संपन्न हो जाती है। इसी की जैसे मैं बात करूं कि यहाँ पर मैं इसको दूसरा पॉइंट दूं कि इसकी क्रिया किससे करो, सल्फर से, किसकी H2SO4 से। तो देखिए यहां से आपको देखिए एक तो मिलेगा, क्या मिलेगा, ये इस प्रकार होगा आउट। यहां से क्या देगा, देखिए ये सल्फर इससे क्रिया करके क्या बनाएगा SO2 बना लेगा। यहाँ क्या बना लेगा SO2 इस प्रकार ऐसे। तो यहां से देखिए आपको ये क्या मिल रहा है, इसको आप देखिए इसको बैलेंस करोगे 2 लगाओगे। अब 2 के लिए इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा तो आपको देखिए क्या मिल रहा है, एक तो 2 H2SO4 और क्या मिल रहा है 2 एकम 2 3 SO2 और क्या मिल रहा है 2 एकम 2 H2। ये प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है 3 SO2 और 2 H2O। ये इस प्रकार यहाँ से प्राप्त हो जाता है। अब देखेंगे देखिए इसका नया रिएक्शन, इसको आप समझिए। अब जैसे मैं बात करूं कार्बन से क्रिया, इसकी किससे क्रिया, कार्बन से। तो देखिए ये वही बात है कि आपका देखिए H2SO4 है, क्या देगा, एक तो SO2 देगा एक H2O देगा, जो नवजात ऑक्सीजन है वो CO इससे क्रिया कर देगा, क्या बना लेगा CO2। इसको कर लो आप बैलेंस, तो बैलेंस करोगे तो देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ देखिए यहाँ कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन कितने देखिए पहले सम करो इनको, 2 2 4 और 2 6 तो 2 दूनी 4 2 ऐसे हो गए तो 2 S 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 चौके 8 2 दूनी 4 और 2 6 और 2 8। इस प्रकार ये इससे क्रिया कर लेता है। तो एक ही पॉइंट है देखिए क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल अपघटित होकर SO2 देता है H2 देता है और एक नवजात ऑक्सीजन देता है, उसको आपको ध्यान में रखना होगा। अब देखिए अगला पॉइंट में जैसे बात करूं इसकी क्रिया किससे, AS से H2SO4 की। तो देखिए यहां से आपका जो प्राप्त होता है वो बनता है AS3ASO4 प्लस के SO2 और प्लस के H2O। ये भी वही है, नवजात ऑक्सीजन इसके संपर्क में आएगा तो क्या बनाएगा AH2O3 और वो जल के संपर्क में आके अपना अम्ल बना लेता है, तो इसका ये अपना अम्ल होता है। अब इस प्रकार आपको ये जैसे कि हमने उसमें पढ़ाया था नाइट्रिक अम्ल में, इनके सारे अम्ल बताए थे आपको। इसको क्या कर लो आप बैलेंस कर लो। देखिए यहाँ 3 ऐसे हैं, दाएं 2 लगाइए पहले, 2 3 6, यहाँ एक सम हुआ, यहाँ 2 लगाइए तो 2 दूनी 4, 2 हो जाएंगे तो 2 दूनी 4 और 2 के 6 10 5 दूनी 10 5S 5S 5 दूनी 10 8 18 और 2 20 4 बन जाए 20 2 AS। तो इस प्रकार ये क्या होते हैं इसके, ये इस प्रकार ये इसके रासायनिक गुण खत्म होते हैं आपके। और भी इसकी काफी क्रिया होती है, देखिए कि मैं इसकी लवणों से क्रिया करा दूं, लवणों से, वो लवण कौन से, जिसके साथ आपके हेलोजन परमाणु जुड़े हों। जैसे मैं NaCl से क्रिया कराऊं इसकी, यहाँ NaCl हो सकता है, NaF हो सकता है, NaBr हो सकता है, इसकी क्रिया कराऊं H2SO4 से। तो यहां से देखिए क्या बनता है आपका कि Na तो SO4 से क्रिया करेगा, क्या बनाएगा Na2SO4 और आपका HCl से क्रिया करके क्या बना लेगा HCl। यहाँ 2 है आगे 2 लगाएंगे, 2 Cl आगे 2 लगाएंगे, 2 Na 2 Na, एक SO4 एक SO4।
तो इस प्रकार के लवणों से भी क्रिया हो जाती है। इसकी क्रिया देखिए सक्रिय धातुओं से क्रिया हुई तो हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है। इसकी क्रिया धातु कार्बोनेटों से हो जाएगी। इसकी क्रिया क्या है, धातु कार्बोनेटों से हो जाएगी। इसकी क्रिया अन्य कैसे हो जाएगी, अन्य मतलब धातु कार्बोनेटों का धातु ऑक्साइडों से भी हो जाएगी। तो इस प्रकार इसकी क्रिया काफी मतलब इसके काफी पॉइंट होते हैं। तो आपको केवल इतना ही पढ़ना है, जे की एनसीईआरटी के अंदर इतना ही दिया हुआ है। सबसे पहले हमने बात करी वियोजन। आयनन दो प्रकार से होता है, अम्लीय प्रकृति ये दो प्रकार से व्यक्त करता है। निर्जलीकरण में भी आपको 3-4 रिएक्शन बताएं, इसमें से कोई सी भी याद रख सकते हो। इसके बाद हमने इन अधातु और धातुओं की क्रिया करके बताया तो क्या बनता है। उसके बाद नंबर 5 देखा हमने लवणों से क्रिया। तो यहाँ से इस प्रकार ये 5 रासायनिक गुण खत्म होते हैं। अब देखेंगे इसके उपयोग, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए इसके उपयोग सुनेंगे क्या होता है। देखिए नंबर 1 ध्यानपूर्वक समझेंगे, लिखेंगे आप अपनी कॉपी में कि पेट्रोलियम के शोधन में, मतलब पेट्रोल को शुद्ध करने में, पेट्रोलियम के शोधन में। नंबर 2 देखेंगे कि इसका उपयोग कागज, कपड़ा, रेशम आदि उद्योग में भी किया जाता है। नंबर 3 देखेंगे कि नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखेंगे कि इसका जो उपयोग है वो किसके रूप में भी किया जा रहा है, निर्जलीकरण के रूप में भी किया जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे कि इसका प्रयोग विस्फोटक पदार्थ बनाने में भी किया जाता है। किसका, सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो देखिए हमने देखा कि सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किसमें, पेट्रोलियम के शोधन में। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग कागज, रेशम के उद्योग में। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग निर्जलीकरण के रूप में। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग विस्फोटक पदार्थ बनाने में। और भी इसके काफी प्रयोग हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किसमें किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग आपका बैटरियों में भी किया जाता है। लेड एसिड बैटरी या सीसा संचायक सेल में भी बनने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार इसका प्रयोग इस प्रकार होता है। अब देखिए मैं आपको कुछ बातें और बताना चाहता हूँ जो कि मुझे पहले बतानी थी कि जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है वो विश्व में, पूरे विश्व में इसका जो है रसायनों में उद्योग स्तर पर जो नंबर प्रथम आता है किसका, सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो यहाँ से ये भी बात आपको पता होनी चाहिए कि पूरे विश्व में उद्योग स्तर पर रसायनों में सबसे नंबर 1 पे आता है सल्फ्यूरिक अम्ल। वो उसकी हर राज्य की, मतलब हर राष्ट्र की, चाहे वो देश हो चाहे कोई राज्य हो, वो उसकी उपयोगिता पर उस पर निर्भर करता है कि वहाँ कितनी उसकी उपयोगिता है। तो इस आधार पर ये आपका जो सल्फ्यूरिक अम्ल है हमने एक छोटी सी वीडियो में खत्म कर दिया है कि इसका जो सिद्धांत, इसको बनाने की विधि, संपर्क विधि कह लो या संस्पर्श विधि प्रक्रम कह लो, इसका सचित्र वर्णन, इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इसके उपयोग, इन सारे 5 टॉपिकों को हमने खत्म कर दिया है। तो इसे ध्यानपूर्वक आप पढ़ेंगे और अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे। जो भी कॉपी आप बना रहे हो नोट्स टाइम में, तो वहाँ से आप क्या होगा, आपका जो है जब आप इसको अपने पास नोट करके रखोगे तो आपको जब भी बोर्ड के एग्जाम में तैयारी करने की आवश्यकता होगी तो वहाँ से आप डायरेक्ट इसको तैयार कर सकते हो। बहुत ही सरल और सिंपल लैंग्वेज में मैंने इसका सचित्र वर्णन किया है। जो आपको होता है वही आपको इसके अंदर लिखना है। तो इस प्रकार आपका सल्फ्यूरिक अम्ल खत्म होता है और इसी के साथ हम यहाँ पर जो आपके 16वें वर्ग को भी समाप्ति देते हैं। तो यहाँ से आप अगले वीडियो में आप पढ़ोगे 17वें वर्ग के तत्व। तो इसके लिए आपको ये कार्य पूरा करना है और हमने आपको पहले ही बताया, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन बिल्कुल भी दबाना नहीं भूलें, जिससे कि आपको ऑल का क्लिक आएगा उसको भी दबा दो, जिससे कि आपको इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होती है वो आपको तुरंत मिलती रहे। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, ये आपका काम है। बाकी हम अपना कार्य कर रहे हैं।